गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये आपके जितने भी आने वाले एग्जाम, जैसे एचपीएसएससी एसआई हो गया, जेबीटी कमीशन हो गया, और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जेओआईटी हो गया, ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल है और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलते बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, ये कहता है कि राज्यसभा कैन बी डिसॉल्व बाय, तो लोकसभा के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा या प्रेसिडेंट के द्वारा या नन ऑफ दीज। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब राज्यसभा का अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। राज्यसभा आर्टिकल आर्टिकल कितने में आता है, ध्यान रखना अपने, आर्टिकल आता है हमारे पास राज्यसभा का 80। ठीक है, राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80 इसके अंदर आता है और इसके टोटल नंबर ऑफ सदस्यों की संख्या कितनी होती है, इसके टोटल नंबर ऑफ सदस्य है 250। ठीक है, 250। ठीक है, और अभी करंट में कितने सदस्य हैं आपने ध्यान रखना है, 245 सदस्य हैं, ध्यान रखना है आपने। और इसके उपसभापति या सभापति कौन होते हैं, इसके जो सभापति होते हैं वो होते हैं हमारे पास, कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। ध्यान रखना है उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है इसकी जो हमारे पास उपराष्ट्रपति तो होते ही हैं, और अगर उपराष्ट्रपति किसी भी के सदस्य नहीं होते, किसी भी सभा के, किसी भी संसद पार्लियामेंट के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, ये भी आपने ध्यान रखना है। और उपराष्ट्रपति, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द टाइम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड, यानी कि किससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, किससे ज़्यादा नहीं होता द टाइम गैप बिटवीन पार्लियामेंट सेशन, तो किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, आपने ध्यान रखना है 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता दो सेशनों के बीच का टाइम गैप। अब आपने ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम पार्लियामेंट यानी कि संसद कौन से आर्टिकल में आता है, ध्यान रखना है 79 आर्टिकल में आता है, 80 में आता है, अभी हमने डिस्कस करना था। राज्यसभा आती है और उसके बाद आता है लोकसभा। लोकसभा आता है हमारे पास 81 में, ध्यान रखना है आपने, 81 में क्या आता है हमारे पास, लोकसभा आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा से रिलेटेड, द टर्म ऑफ लोकसभा इज नॉर्मली है हमारे पास कितना टाइम पीरियड होता है लोकसभा का, ये होता है हमारे पास 5 ईयर। अब राज्यसभा का कितना टाइम पीरियड होता है, 6 ईयर। और राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, वो होती है हमारे पास 30 वर्ष। और लोकसभा के कितनी होती है, 25 वर्ष। ध्यान रखना है आपने, 25 वर्ष लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति या गवर्नर तीनों के लिए कितनी एज चाहिए आपको, इन तीनों के लिए आपने ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और गवर्नर, इन तीनों के लिए कितनी एज चाहिए आपको न्यूनतम, आपने ध्यान रखना है इन तीनों के लिए आपको 35 वर्ष एज होना अनिवार्य है। ध्यान रखना है आपने, 35 वर्ष एज होना अनिवार्य है। और इसको लोकसभा को प्रेसिडेंट किसके कहने से डिसॉल्व कर सकता है, यानी कि किसके कहने से सेशन को डिसॉल्व किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखना आपने, ये करा जा सकता है पीएम के कहने से। राष्ट्रपति क्या कर रहा है, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, ध्यान रखना है आपने, क्योंकि ये एक अस्थायी सदन है, इसको अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपने देखना है जीवी मालवंकर पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, अभी अब करंट में कौन अभी अध्यक्ष है, तो ध्यान रखना है करंट में अभी अध्यक्ष हैं हमारे पास ओम बिरला। ठीक है, आपने ध्यान रखना है ओम बिरला। और एक और क्वेश्चन आता है आपके पास। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त की जो हमारे पास, अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे क्योंकि वही क्वेश्चन है अभी आपके पास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रेसिडेंट गिव हिज टू रेजिग्नेशन टू, तो प्रेसिडेंट किसको अपना रेजिग्नेशन देता है, ध्यान रखना है प्रेसिडेंट किसको अपना रेजिग्नेशन देता है, ये देता है वाइस प्रेसिडेंट को, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को, मुख्य न्यायाधीश को। अब प्रेसिडेंट की नियुक्ति कौन करवाता है, प्रेसिडेंट की नियुक्त करते हैं सीजीआई, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, और इन्हें शपथ भी सीजीआई के द्वारा दी जाती है। अभी हमारे पास सीजीआई जो चेंज हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो है हमारे पास अभी करंट में चेंज हुए हैं यूयू ललित हमारे पास नए सीजीआई हैं, ध्यान रखना है आपने, यूयू ललित हमारे पास नए सीजीआई हैं। और हमारे पास
नई प्रेसिडेंट भी बनी है श्री द्रौपदी मुर्मू, और नए वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं श्री जगदीश धनखड़। ध्यान रखना है आपने, जगदीश धनखड़ नए उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे हमारे पास, नीचे आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इससे पहले कौन थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ से पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हमारे पास, ये क्वेश्चन लोकसभा से रिलेटेड है। द यूनियन हाउस ऑफ मिनिस्टर इज कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, यानी कि द यूनियन काउंसिल ऑफ, केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है? तो ये किसके प्रति जिम्मेदार है? हाउस ऑफ द पीपल्स, यानी कि लोकसभा के प्रति। ध्यान रखना आपने। और इससे राज्यसभा से रिलेटेड कोई तुक नहीं, कोई भी रिलेटेड नहीं है राज्यसभा से, आपने ध्यान रखना है, संसद से रिलेटेड है। और अब पूछ लिया जाता है द मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि यूनियन काउंसिल, यानी कि अगर मिनिस्टर बात करें कोलेक्ट अलग अलग से, मिनिस्टर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ध्यान रखना है, ये होता है प्रेसिडेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। और कोलेक्टिवली यानी कि सामूहिक रूप से किसके प्रति होता है? ये लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम लोकसभा के जितने मेंबर, कितनी अभी टोटल में सीटें हैं आपने ध्यान रखनी है, 552 जो टोटल सीटें हैं लोकसभा की। ध्यान रखना है आपने, 552 लोकसभा की अभी करंट सीटें हैं। और इनको बढ़ाकर अभी कितना, अभी टोटल कितनी इनकी कंप्लीट सीटें हैं? 545 कंप्लीट सीटें हैं, आपने ध्यान रखना है। 552 टोटल सीटें हैं, जिसमें से भरी कितनी है? 545। बाकी जो आपके पास 7 हैं वो अभी वैकेंट सीट है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द एज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि एज ऑफ रिटायरमेंट जज ऑफ द हाई कोर्ट कितनी है? आपने ध्यान रखना है, ये कितनी है हमारे पास? 62 ईयर्स। ठीक है, 62 ईयर्स। और कितने अभी हाल हाई कोर्ट हैं हमारे पास? पूरे देश में कितने हाई कोर्ट हैं अभी? ध्यान रखना है आपने, ये करंट में हाई कोर्ट है हमारे पास 25 हाई कोर्ट। और लास्ट कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट। अमरावती हाई कोर्ट कहाँ पे है? त्रिपुरा में। ध्यान रखना है, अमरावती हाई कोर्ट जो अंतिम हाई कोर्ट अभी हाल फिलहाल में बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी होती है। ध्यान रखना आपने, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है हमारे पास 65 वर्ष। ध्यान रखना आपने, 65 वर्ष। और आपके पास कौन से आर्टिकल में आपके पास सुप्रीम हाई कोर्ट आता है? हाई कोर्ट का आर्टिकल आता है 124 नंबर हाई कोर्ट में आता है। आप ध्यान रखना है, 124 नंबर हाई कोर्ट, आर्टिकल नंबर 124 में हाई कोर्ट आता है। और आपके पास जो रिटायरमेंट एज होती है, तो रिटायरमेंट एज होती है वो कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल नंबर 127 में आती है, जिसके थ्रू हाई कोर्ट के जज को रिटायर किया जा सकता है। अब आपने ध्यान रखना है। अब अभी करंट में जो हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है? यूयू ललित, जिसको हम पीछे भी डिस्कशन कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, अभी एक इकोनॉमिक सेक्शन स्टार्ट होता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ इन्फ्लेशन इज, यानी कि मुद्रास्फीति का प्रमुख लक्षण है फॉल इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्राइस, एब्सेंस ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, प्रेजेंस ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, तो इसका जो मेन कारण है वो इंक्रीज इन प्राइस है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, कीमतों में वृद्धि। क्यों होता है? अब मान लो कि अब आरबीआई के पास नोट छापने की मशीन है। ठीक है, अब बार बार आरबीआई क्या करता है? पैसा सबको बांटने के लिए एक धड़ाधड़ नोट छापने लगता है। ठीक है, और उससे क्या होगा? उससे होगा ये होगा कि क्या होगा? नोट जो आपके पास करेंसी है वो सभी के पास चली जाएगी, यानी कि जो मुद्रा है आपके पास वो सभी के पास चली जाएगी, सबको हो जाएगी। और इससे क्या होगा? पैसा तो सबके साथ है, लेकिन जो आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो कम मात्रा में प्रोड्यूस की जाती है उसको क्या है? लोग खरीदना चाहेंगे जब पैसा हो जाएगा लोगों के पास। मान लो कि कार का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर अगर मान लो कि कार, फिर क्या करेंगे लोग? अपने स्टाइल को बेहतर करने के लिए कार परचेज करना लग जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा आ चुका है। इससे क्या होगा? कार का प्राइस एकदम उछल जाएगा और क्या हो जाएगा? कैसी सिचुएशन आ जाएगी? इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी, क्योंकि मार्केट में क्या पैसे की वृद्धि हो चुकी है और कीमतें क्या आसमान छूने लगेगी। इसी चीज़ को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका अपोजिट होता है, एक टर्म होती है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है? आपके पास पैसा तो सरकार खींच लेती है किसी माध्यम से, टैक्सेशन के माध्यम से या किसी माध्यम से आरबीआई खींच लेती है, किसके माध्यम से? किसी भी टैक्स के माध्यम से, किसी या पैसा मार्केट में कम कर देती है। और क्या होता है कि इंसान के पास पैसा नहीं है किसी चीज़ को परचेज करने के लिए, वैसे ही कीमतें डाउन आ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? डिफ्लेशन कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास 8 5 ईयर प्लान कवर द पीरियड। तो 8 5 ईयर प्लान किस पीरियड में कवर किया गया था? तो ये आपने ध्यान रखना है, ये किया गया था 1992 से लेकर 1997। तो इस समय हमारे पास पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव इस टाइम पीएम थे 8 5 ईयर प्लान के दौरान। ध्यान रखना आपने। अब ये आपको टाइम पीरियड पता चल गया 1992 से 97 के बीच। अब इसका जो मेन फोकस था वो क्या था? एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि। ठीक है, रोजगार वृद्धि, आत्मनिर्भरता मुख्यतः इसका उद्देश्य था। ध्यान रखना है आपने। और इसकी जो ग्रोथ रेट थी वो थी 5.6 से लेके
6.8 तक आपने ध्यान रखना है आपने, 6.8 तक। और इससे जो वर्क हुए थे इस टाइम पीरियड में 8 5 ईयर प्लान में, ध्यान रखना है आपने। एक तो आपके पास पीएम रोजगार योजना शुरुआत हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, पीएम रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और एक हुआ था एलपीजी सिस्टम आया था, ठीक है। एलपीजी सिस्टम की फुल फॉर्म होती है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था आपके पास, ध्यान रखना है आपने। ये सभी इसके जो मेन वर्क थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास द गरीबी हटाओ स्लोगन वाज कोइंड इन। तो गरीबी हटाओ स्लोगन कोइन किया गया था, ये कोइन किया गया था 1971 में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा 1971 में। तब को 5 ईयर प्लान चल रहा था, फिफ्थ 5 ईयर प्लान चल रहा था, आपने ध्यान रखना है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान के दौरान किया गया था। और ये किसने किया गया था, ये किया गया था हमारे पास इंदिरा गांधी के द्वारा कोइन किया गया था, ध्यान रखना है आपने। अब हम फिफ्थ 5 ईयर प्लान से रिलेटेड कुछ टर्म रखते हैं। तो ये इनका टाइम पीरियड की था फिफ्थ 5 ईयर 1974 से लेकर 1978 के बीच का इसका फिफ्थ 5 ईयर का प्लान ईयर था। इसमें था गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वें पंचवर्षीय योजना में, ध्यान रखना है जो हमने अभी पढ़ा है। और पहली बार गरीबों और बेरोजगारों पर ध्यान दिया गया था इस 5 ईयर प्लान में। इसकी जो ग्रोथ रेट थी वो 4.4 से लेकर 4.5 तक ही रह चुकी थी। नेक्स्ट है आपके, ध्यान रखना है आपने। और इसके जो महत्वपूर्ण कार्य थे इस 5 ईयर प्लान के, वो थे हमारे पास नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना आपने। और इसका मुख्यालय कहाँ है, नाबार्ड का मुख्यालय है जो हमारे पास, वो है हमारे पास कहाँ पे, न्यू मुंबई में है, ठीक है। मुंबई में इसका नाबार्ड का, आरबीआई का भी वही है, ध्यान रखना है आपने। 1900, ध्यान रखना है आपने। और 1975 में एक योजना आई थी 20 पॉइंट प्रोग्राम, गरीबी हटाओ में अभियान में लाया गया था इसको, ठीक है। अब इसको किसके अंदर ला दिया गया था, इस 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ प्रोग्राम के अंदर लेके आ चुके थे इसको, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास डियर मनी मीन्स। तो डियर मनी का जो मतलब होता है हमारे पास ब्याज की अधिक दरें, यानी कि किसी चीज़ को, किसी इंटरेस्ट रेट को हाई कर देना, उसको कहते हैं हम डियर मनी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज अ कंपोनेंट ऑफ। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है जो, वो कंपोनेंट है हमारे पास, वो कंपोनेंट है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी का। ये क्वेश्चन कम रिपीट होता है ऐसे क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी। अब डिस्कस कर लेते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। अब आप वो बताते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी होता है जिस पर कि आरबीआई निर्धारित करता है और जारी की जाती है आरबीआई के द्वारा कि बैंक को कितने रेट पर इंटरेस्ट देना है, कितने रेट पर वापसी लेना है उससे पैसा, और आगे वो कितने रेट पर किसी को देगा, ये सब किसी के अंदर आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। अब फिस्कल पॉलिसी क्या है, ये आपके पास टैक्सेशन का काम होता है। टैक्सेशन यानी कि गवर्नमेंट, आरबीआई गवर्नमेंट कितना तय करेगी, फाइनेंस मिनिस्टर कितना तय करेगा कि किस चीज़ पर कितना टैक्स लगना है, किस चीज़ पर। जो टैक्सेशन से संबंधित जितनी भी पॉलिसी होगी वो फिस्कल पॉलिसी के अंदर आ जाएगी, ध्यान रखना है आपने। और ये बैंक रेट, बैंक पॉलिसी जितनी बैंक रेट होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आती है। ट्रेड रेट, ट्रेड रेट यानी कि कितना टैक्स लगना है आपके दूसरी कंट्रियों से ट्रेड करने में, व्यापार करने में, ये ट्रेड पॉलिसी के अंदर होता है। डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब होता है यानी कि जो आप ये हाल फिलहाल में जैसे मंडियों में तय करना होता है किसी चीज़ का, गेहूं का प्राइस, चावल का प्राइस या किसी भी चीज़ का प्राइस को तय करने के लिए डायरेक्ट कंट्रोल आता है, उसको कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने डिस्कशन करी कुछ एचपीएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन को हमने डिटेल से डिस्कशन किया। अगर आपको सच में वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये आपके डेफिनेटली आने वाले एग्जाम, जैसे सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो गया, जेबीटी कमीशन हो गया, और JOIT का एग्ज़ाम होगा, इन सभी के लिए और अदर जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आप मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।